हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारी गार्डन या प्लांट गैलरी को एक परमानेंट कलरफुल विजन देने वाले सुंदर पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह मनीहोत या फिर कसावा के पौधे दुनिया भर के भोजन स्रोतों में से एक है, क्योंकि इन पौधों की कंदवर्गीय जड़ों से साबूदाना जैसे फूड प्रोडक्ट दुनिया भर में बनाए जाते हैं। इस मनीहोत या फिर कसावा की दुनिया भर में कई अलग अलग किस्में पाई जाती है, जिसमें यह मनीहोत का पौधा एक कलरफुल बहुरंगी किस्म है जो हमारी प्लांट गैलरी को एक रंगीन विजन देता है। दोस्तों, इस पौधे का साइंटिफिक नेम मनीहोत एस्कुलेंटा वेरीगेटा है, क्योंकि मनीहोत की यह कलरफुल वेरीगेटेड किस्म है और यूफोर्बियासी परिवार में दुनिया भर में इनकी लगभग 98 स्पीसीज पाई जाती हैं। मूल रूप से यह पौधे दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है। साउथ अमेरिका में इनका नेटिव लैंड ब्राज़ील के वन है। ब्राज़ील के वनों में ज़्यादातर इनकी सभी प्रकार की किस्में मूल रूप से बढ़ती पाई गई है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे के कई नाम हैं, जैसे कि कसावा, टैपियोका वेरीगेटा, मैनियोका, ब्राज़ील एरोरूट, पैरा एरोरूट, शकरकंद, टैपियोका, ऐसे कई प्रादेशिक नामों से इस पौधे को जानते हैं। हमारी बागबानी में यह मनीहोत की वेरीगेटेड किस्म काफ़ी लोकप्रियता से उगाई जाती है। इन मनीहोत की जंगली किस्मों में इनकी पत्तियां पूरी तरह से ग्रीन होती है। इनकी जंगली किस्मों में ज़्यादातर कोई कलर शेड नहीं होती, लेकिन हमारी बागबानी में पॉपुलरली ग्रो किए जाने वाले इस वेरीगेटेड मनीहोत के पौधे का प्रमुख आकर्षण इसकी कलरफुल आई स्टॉपर पत्तियां हैं। यह पौधा इनकी पत्तियों के ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन से बहुत दूर से ही किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। हरे पत्तियों के बीच येलो शेड का कलर पैटर्न इस पौधे को काफ़ी यूनिक बनाता है। इस मनीहोत के पौधे पर उगने वाली नई पत्तियां शुरुआती समय में इस तरह ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन की होती है, लेकिन जैसे जैसे यह लीव्स मैच्योर होने लगते हैं तब यह येलो शेड या फिर पीली धारियां इस तरह वाइट शेड में डाइवर्ट होने लगती हैं। इसलिए एक ही पौधे पर नए पत्तियों का येलो ग्रीन कॉम्बिनेशन और पुरानी पत्तियों का ग्रीन वाइट कलर कॉम्बिनेशन इस पौधे को एक आई स्टॉपर या फिर लैंडस्केपिंग विजन में परावर्तित करता है। इस पौधे का लीफ मार्जिन इस तरह लगभग 7 पत्तियों का पर्ण समूह होता है। इनकी पत्तियां पोषण स्थिति अनुसार 6 से 9 इंच तक लंबी होती है। आगे की प्रमुख 3 पत्तियां पीछे की पत्तियों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। इस पौधे का यह रंग बिरंगा पर्ण समूह एक छाते जैसी सिमिलैरिटी में डेवलप होता है। दोस्तों, इन पौधों की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह ट्रॉपिकल जोन के पौधे हैं जो ज़्यादातर पूर्ण सूरज की रोशनी पसंद करते हैं। साथ में इनकी पत्तियों का कलर पैटर्न खिल उठने के लिए इन्हें पूर्ण सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। साथ में भौगोलिक स्थिति अनुसार बहुत ही हॉट समर सीजन में इस मनीहोत के पौधों को, जिसे हमने हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स में उगाया है, उन्हें झुलसाने वाली तेज़ गर्मियों के दिनों में हम थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सभी प्रकार के पॉट प्लांट्स को तेज़ गर्मियों के दिनों में ज़मीन में लगाए गए पौधों की तुलना में सूरज की तेज और झुलसाने वाली किरणों के सामने सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। आउटडोर गार्डन में लगाए गए पौधे उस तुलना में काफ़ी हार्डी होते हैं। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा टोटली आउटडोर गार्डन में पूर्ण सूरज की रोशनी में काफ़ी अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहा है। यह पौधा एक मैच्योर हाइट तक पहुंच चुका है और आउटडोर गार्डन में पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे इसकी वेल ग्रोथ और इसके फॉलिएज का खिल उठा सुंदर कलर पैटर्न आप देख रहे हो। इसलिए हमारे घर के आउटडोर गार्डन में इन पौधों के साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के साइड का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में विंटर सीजन में इनके अपोजिट साइड का एरिया बड़ी इमारतों की वजह से और बड़े पेड़ों की वजह से शेडी हो जाता है। दोस्तों, इन पौधों की वाटरिंग नीड भौगोलिक स्थिति और वातावरण प्रणाली अनुसार मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है, क्योंकि यह पौधे मूलतः कंदनुमा प्रजाति के पौधे हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर इनकी इस तरह ट्यूबरस टाइप जड़ें होती हैं जो इनके ट्यूबर्स में पानी का भंडारण करती हैं, और इनके ट्यूबर्स के इसी पानी के भंडारण की वजह से यह पौधे प्राकृतिक वातावरण में लंबी देर तक अवर्षण स्थिति या सूखे का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी के ज़्यादातर पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए इन पौधों की मिट्टी हमें अच्छी जल निकासी वाली बनानी है, जिससे इनके ट्यूबर्स के पास पानी जमा न होकर ड्रेनेज होल से ड्रेन आउट होकर निकल जाता है।
साथ में इन पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग ना करें, जिससे इनके ट्यूबर्स में सड़न पैदा होकर यह पौधे मर सकते हैं। इसलिए पॉट प्लांट्स या कंटेनरों में इन पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद ही हमें इन्हें वाटरिंग करनी है। दोस्तों, इन पौधों की हाइट के बारे में देखा जाए तो यह पौधे हमारी प्लांट गैलरी में एवरेजली 6 से 10 फीट तक ऊंचाई में बढ़ते हैं। इनफैक्ट यह स्थिति पोषण स्थिति और वातावरण प्रणाली पर भी निर्भर करती है। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा तकरीबन 7 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है और एक मैच्योर स्टेज की तरफ यह बढ़ रहा है। दोस्तों, इन पौधों की सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में देखा जाए तो यह पौधे आउटडोर गार्डन की सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरह से पनपते हैं और साथ में थोड़ी सी कम पोषण मूल्य वाली ज़मीन में भी यह पौधे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। लेकिन हम हमारी प्लांट गैलरी में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का बेस मेंटेन करने के साथ 1 से 1.5 महीने के अंतराल में कोई भी NPK बेस फर्टिलाइज़र इन पौधों को दे सकते हैं। लेकिन इस पौधे की दूसरे पौधों की तुलना में हेवी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट नहीं होती। खासकर सुंदर फॉलिएज पैटर्न के लिए हमारी प्लांट गैलरी में उगाए जाने वाले इस पौधे को हम थोड़े से नाइट्रोजन युक्त खाद की आपूर्ति करते हैं तो इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। साथ में इस पौधे की मृत पत्तियां या फिर डेड लीव्स को रिमूव करके हम इस पौधे की सुंदरता बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, कीट के बारे में देखा जाए तो इस पौधे पर कभी कभार मिलीबग्स या फिर फंगल इफेक्ट दिखाई देता है। इन रोगों के लक्षण दिखने के बाद शुरुआती समय में हम इनकी प्रभावित पत्तियों को हटा सकते हैं और साथ में एक रूटीन के दौरान नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इनकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इस पौधे का प्रोपेगेशन इनके स्टेम कटिंग से वसंत की शुरुआत में और रेनी सीजन में हम कर सकते हैं या फिर लोकल नर्सरी से एक अच्छा हेल्दी पौधा लाकर उसे भी हम हमारे प्लांट गैलरी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर पर्ण समूह के साथ यह एक लो मेंटेनेंस कैटेगरी का पौधा है। दोस्तों, इस मनी होथ प्लांट के ज़मीन के अंदर इस तरह पोटैटो जैसे ट्यूबर्स या कंद होते हैं जिन्हें कसावा कहा जाता है और इन कंदों में सबसे ज़्यादा स्टार्च की मात्रा होती है। इन पौधों के कई अलग अलग वाइल्ड स्पीसीज में यह स्टार्च की मात्रा कम ज़्यादा होती है। एक प्रोसेस के तहत इनकी जड़ों को या फिर इनके कंदों को छीलने के बाद पानी में उबाला जाता है और बाद में इन्हें सुखाकर उनका आटा बनाया जाता है। उसके बाद उस आटे से साबूदाना जैसे फूड प्रोडक्ट दुनिया भर में बनाए जाते हैं, जिसे टैपियोका कहा जाता है। और इसीलिए इस पौधे के बारे में जो कसावा टैपियोका वर्ड्स आते हैं वह इस पौधे के बॉडी पार्ट्स और रूपांतरण से संबंधित है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार चावल और मक्के के बाद इस मनी होथ पौधे की जड़ों या कंदों को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत माना जाता है। इनकी प्रजातियां दुनिया भर में लगभग 155 से 160 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन करती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होने के साथ साथ इनकी जड़ों या कंदों में फाइबर, विटामिन, खनिज और प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। लेकिन कुछ खास प्रोसेस के जरिए ही इनसे फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि कच्चे स्वरूप में इन पौधों की जड़ों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। इसलिए सही मालूमात और जानकारी के बिना इसे खाने में इस्तेमाल करना गलत साबित हो सकता है। कुछ प्रोसेस के बिना कच्चे स्वरूप में इनके कंदों को खाने से साइनाइड जैसा विष प्रभाव हो सकता है। इसलिए कुछ सावधानियों के साथ इस सुंदर पर्ण समूह वाले आइस्टॉपर पौधे को हम हमारी प्लांट गैलरी में एक परमानेंट कलरफुल जैविक विजन के रूप में ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।